नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों टीचिंग लर्नर्स के टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम, इसके अलावा जो भी टीचिंग्स एग्जाम है जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों, और अपनी तैयारी को दोस्तों जरूर चेक करिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में क्या पूछा है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आपको बता दें कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्टीनर ने, जेनिंग्स ने, या पेंटिन एवमास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया दोस्तों? लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। कौन सा रुधिर वर्ग है दोस्तों? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जूट का रेशा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट का जो रेशा होता है, जूट का जो पौधा होता है, उसके किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से, या तना से? तो दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट जवाब होगा कि जूट का रेशा जूट पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों अपनी तैयारी जरूर चेक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके अलावा और भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। कह रहा है कि पादपों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल के वाष्पनिक हानि को क्या कहा जाता है? पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल के वाष्पनिक हानि को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न है, 21 में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, या श्वसन, या वाष्पोत्सर्जन? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्लस क्लोरोफिल, इसके अलावा सूर्य की प्रकाश में दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की उपस्थिति में अपने जो भोजन का निर्माण करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि पादपों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की वाष्पनिक हानि को क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म कर रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का क्या कारण होता है? सर्दियों में ऊनी जो वस्त्र होते हैं हमें क्या कर रखते हैं? गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या होता है? ऑप्शन 1 है कि ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए होते हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है और एवं वायु उष्मारोधी होती है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या होता है? ऊन रेशों के बीच वायु क्या होती है? फंसी होती है, यह वायु उष्मा की रोधी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे देश में एक गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, या उत्तराखंड? दोस्तों जहाँ पे आपको दिख जाए कि जो घर होते हैं बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे, वो विशेषता होती है असम के घरों के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के मौसम में जो घर होते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है वो पानी में डूबा रहता है। इस कारण जो बांस के खंभों पे इसको बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 2015 में आया है। उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की 2 आंखें होती हैं। उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वो हिल नहीं सकती। दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन को हिलाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आंखें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं और वो हिल नहीं सकते। इस कारण वो चीज़ों को देखने के लिए बार बार अपने गर्दन को आगे पीछे करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न अच्छा दोस्तों, ये भी पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? द हेग में। कहाँ पे दोस्तों? द हेग में स्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बताएं दोस्तों, ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि जड़ों का सिर्फ समूह, उसमें सिर्फ जड़ें ही शामिल है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें आपको बता दें कि जड़ों का समूह पूछा जा रहा है, तो जड़ें कौन सी हैं? गाजर है, चुकंदर है और मूली, ये सभी क्या है? जड़ों का समूह है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या मझगांव बंदरगाह या मुरगांव बंदरगाह? तो इसमें से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? हल्दिया बंदरगाह को। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार कब हटा दिया गया था? तो मौलिक अधिकारों की सूची में से दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है उसको कब हटाया गया था? 1977 में, 1975 या 1978 या 1980 में? तो कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत? पराबैंगनी कीड़ों दोस्तों सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक कीड़े होती हैं। अगर ये पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा संबंधित बीमारियां दोस्तों होने लगती हैं। तो कौन सा सतह इस पृथ्वी के सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, आयन मंडल आयनोस्फीयर बोला जाता है, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर बोला जाता है। तो इसमें वायुमंडल कौन सी परत पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल, या कहीं कहीं लिखा रहेगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है तो उस समय कौन सा मंडल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो क्षोभ मंडल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ग्लोबल वार्मिंग की घटना के दौरान। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना कब घटित होती है? जब वायु में या पृथ्वी का जो तापमान है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपसारी प्रश्न पूछेगी, उसे चुनिए। अपसारी प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका कोई बधा बढ़ाया जवाब नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि मुक्त अंत वाले होते हैं, ठीक है। उसका आंसर जो है कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जैसे 8 लिखा जाए, अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 8 को कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि 2 +
छः लिखेंगे तो 8 लिखा जाएगा, 2 गुणे 4 लिखेंगे तो 8, 6 प्लस 2 लिखेंगे तो 8। तो मतलब कहने का मतलब है कि 8 को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता कि, ठीक, चलिए, इस तरह से जो प्रश्न होते हैं इनको मुक्त अंत वाले बोलते हैं, और बने बनाए जो दोस्तों जवाब होते हैं वे अलग होते हैं। कहा यहाँ पे कह दिया जाए कि 3 के 3 गुणज लिखिए या 3 का 3 गुणांक लिखिए, तो ये चीज़ें दोस्तों बधे बढ़ाए जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देनी चाहती है, वो अब सारी प्रश्न पूछेगी। तो क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल दोस्तों पता है कि क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, क्लोरोफिल होता है। तो सटीक जवाब हो गया इसका। खाद्य श्रृंखला, जहाँ पे दोस्तों एक जीव दूसरे जीव से प्रत्येक एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही। जल के 3 स्रोत, यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ 3 स्रोत पूछा गया है, तो बना बनाए जवाब हो गए दोस्तों। ये कैसे हो गए? अभिसारी प्रश्न हो गए। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यहाँ पे दोस्तों सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए बच्चा जो है विभिन्न प्रकार से सोचेगा और विभिन्न टाइप के इसके जवाब देने की कोशिश करेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हांगकांग के लोग कौन सी डिश खाते हैं? हांगकांग के लोग जो हैं वो कौन सी डिश खाना पसंद करते हैं? पास्ता, लिंगहुफेन, मछली करी, उबला हुआ टेपिकोया। दोस्तों आपको बता दें कि हांगकांग के जो लोग हैं वो कौन सी डिश खाना पसंद करते हैं? लिंगहुफिन, जो सांप का जूस होता है, इसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें उबला हुआ टेपिकोया जो है वो केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और अच्छे प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन कौन है? के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत के संविधान का, भारत में श्वेत क्रांति, या भारत में क्रांति। तो एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? दोस्तों जनवरी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और संभावना भी है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने की। तो मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, या तेज पत्ता? तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि मसालों का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वो क्या है? तेज पत्ता है, काली मिर्च है और इलायची। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं दोस्तों, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप विद्यार्थियों को करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाना पीने की ढेर सारी सामग्री या चीज़ों को साथ ले जाने के लिए, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, उन जानवरों की तस्वीर एकत्रित करना जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखते की उम्मीद करते हैं, चिड़ियाघर में वे देखते हैं कि उन्हें बनाने के लिए अपनी चित्रकला पुस्तक अपने साथ ले जाने से। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं तो शिक्षार्थियों को इस चीज़ के लिए सिर्फ मना कर सकते हैं कि वो जो विद्यार्थी हैं वो चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें ले जाना चाहते हैं उसके लिए आप उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कशक कहते हैं, विषदंत कहते हैं जिसे फैंग कहा जाता है, कृदंत या छेदक, सल्क। तो आपको बता दें कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत के रूप में जाना जाता है, विषदंत कहते हैं। और आपको बता दें कि सांप का जहर की जो दवा होती है सांप के जहर से ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। काली सम्मान पुरस्कार जो दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में, बॉलीवुड डांस में, साहित्य में या रंगमंच में। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बता दें कि रंगमंच में। किसमें? रंगमंच में दिया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी, न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी, न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस को 1 दिसंबर में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 है कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का उपयोग किया जाता है, ये भी सही हो गया। कथन आपके 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऑक्सीजन की खपत होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें खपत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और मुक्त होता है ऑक्सीजन, ठीक है, O2 जिसको बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की खपत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है। तो इस हिसाब से आपके जो कथन C और D हैं दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। और सही कौन सा बच रहा है? A और B। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। इसमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि फास्फोरस चक्र की एक कड़ी के रूप में काम करता है। कबूतर, हेमिंगबर्ड, गुआनो या किंगफिशर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गुआनो होगा, ठीक है। गुआनो जो है एक फास्फोरस चक्र की कड़ी के रूप में काम करता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इसी मेथेनोइक को क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसको फार्मिक, अगर कहीं पे लिख दिया जाए फार्मिक अम्ल पाया जाता है तो मत घबराइएगा, और वहीं पे अगर मेथेनोइक लिख देता है तब भी उसका जवाब एक ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण से उठता है, किसके कारण से फूलता है, ठीक है। उष्मा, अपघर्षण के कारण या इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण या गूंथना। तो ब्रेड या इडली का जो आटा होता है किसके कारण उठता है? तो इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से आमतौर पर दूध शर्करा कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। इसमें से कौन से शर्करा को आमतौर पर दूध शर्करा कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि इसमें से देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि आमतौर पर इसमें से दूध शर्करा के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप जान लीजिए कि लैक्टोज को। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। लैक्टोज को आमतौर पर दूध शर्करा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है, इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेढक और केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है।
मेढक और कछुआ जो होता है, कभी पूछ लेता है कि मेढक और कछुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो अपने त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। इस कारण से इन दोनों की त्वचा कैसी होती है, शुष्क एवं कठोर, शुष्क एवं चिपचिपी, नम और कठोर, नम और चिपचिपी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि कछुआ और मेढक की त्वचा कैसी होती है, नम और चिपचिपी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा जीवित जीव अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। इसमें से कौन सा एक जीवित जीव है जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़ या बिल्ली। तो दोस्तों इसका बच्चा परिपक्व नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं होता, तभी वो बच्चे को जन्म दे देता है। तो इसमें से कौन सा जीव है, तो कौन सा है दोस्तों, कंगारू है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है किसका सूचक होता है। लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक जो होता है वो क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक है किसका, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आप थोड़ा जान लीजिए कि लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वे अपना पानी और आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि वातावरण से प्राप्त करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कीट भक्षी पौधे उस मृदा पे उगते हैं जिसमें कमी होती है। कीट भक्षी पौधे किस मृदा पे उगते हैं और उसमें किस तत्व की कमी होती है। तो कीट भक्षी पौधे ऐसे मृदा या मिट्टी में उगते होंगे दोस्तों जहाँ पे किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। तो जहाँ पे किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे स्थानों पे कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ऐसे स्थानों पे उगते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है।